जय हिंद। मैं सौरभ और आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं एक बार फिर से डेली डोज संख्या 303 में। आज का डेली डोज थोड़ा सा विलंब हो गया। वैसे हमारा प्रयास रहता है कि आपको प्रत्येक सुबह 5 बजे तक हर दिन का डेली डोज उपलब्ध करा दिया जाए। तो बढ़ते अपने पहले प्रश्न की तरफ। अंतर संचालित क्यूआर कोड की सिफारिश करने वाले आरबीआई समिति के अध्यक्ष कौन है? उत्तर है डीबी पाठक। सबसे पहले एक वर्ड मिला हुआ क्यू आर, तो क्यू आर का फुल फॉर्म होता है क्विक रेस्पॉन्स। अब ध्यान देंगे कि जो हमारा आरबीआई है वो ऐसा करने के लिए क्यों प्रयास रहता है, ठीक। तो ध्यान देंगे कि इससे क्या होगा कि जो हम लोग नकदी भुगतान करते हैं यानी कि पैसे का लेन देन करते हैं उसमें कमी आएगी, ठीक। और उसमें कमी आने की वजह से जो हमारा अर्थव्यवस्था है उसको बूम कराया जा सकता है, ठीक। तो उसको बूम कराने के लिए क्यूआर के माध्यम से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को बढ़ावा दिया जा रहा है। एक बात और भी आप ध्यान देंगे कि जो क्यूआर का यूज करेगा उसके लिए आरबीआई ने कुछ प्लान लाए हुए हैं, जैसे कि उनको टैक्स में कुछ छूट दी जाएंगी, उनको कुछ ऑफर अलाउ किए जाएंगे और ख़ास करके ये सभी चीज़ें व्यवसायी वर्ग या व्यापारी वर्ग के लिए लागू किया जाएगा। अब एक बात और भी ध्यान देंगे कि ये जो डीबी पाठक हैं ये आईआईटी मुंबई के प्रोफेसर रहे, ठीक। जैसे कभी कभी प्रश्न बन जाता है कि डीबी पाठक इससे पहले क्या थे, ठीक। तो हो जाएगा ये आईआईटी के प्रोफेसर रहे, ठीक। एक बात और भी ध्यान देंगे कि भारत में क्यूआर कोड भुगतान प्रणाली व्यापक तौर पर 3 तरह से होता है, ठीक। जैसे भारत क्यूआर, यूपीआई क्यूआर और प्रोप्रिएटरी क्यूआर, ठीक। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। अब जो बात आई है आईआईटी मुंबई की, ठीक। तो आईआईटी मुंबई के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इससे पहले हम आईआईटी मद्रास और आईआईटी खड़गपुर के बारे में पढ़ चुके हैं। धीरे धीरे करके हमारा टारगेट होगा कि जितने भी आईआईटीज हैं उन पे भी एक शॉर्ट नोट्स आप तक प्राप्त करा सकें। तो आईआईटी मुंबई के निदेशक कौन है? प्रोफेसर दिबांग खाकर। और एक बात और भी ध्यान देंगे कि आईआईटी मुंबई है कहाँ, तो ये पवई डिस्ट्रिक्ट में है। मुंबई के आने से तो पता चल गया कि महाराष्ट्र के मुंबई में, ठीक, लेकिन कहाँ, किस डिस्ट्रिक्ट में? तो पवई डिस्ट्रिक्ट में। इसका जो आदर्श वाक्य है वो क्या है? तो ज्ञानम परमम ध्येयम। क्या है? ज्ञानम परमम ध्येयम। और इसकी नींव कब रखी गई थी? तो इसकी नींव रखी गई थी 20 मार्च 1951 को, जबकि यह कंप्लीट बन करके 1958 में तैयार हुआ। जैसा कि हमने पिछले डेली डोज में भी आपको बताया था कि पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 और उसी दौरान 5 आईआईटीज खोलने की बात कही गई थी और उसका लक्ष्य रखा गया था, ठीक। तो बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न संख्या 2 की तरफ। एस्थ्रोस ASTHROS किस अंतरिक्ष संगठन का मिशन है? ठीक, उत्तर है नासा। नासा है कहाँ? अमेरिका, यानी कि नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, ठीक है। अब एक बात ध्यान देंगे कि नासा का फुल फॉर्म क्या होगा? तो नासा का फुल फॉर्म होगा नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। अगर आप ध्यान दिए होंगे तो नासा के बारे में मैंने डेली डोज संख्या 298 के प्रश्न संख्या 11 में इन डिटेल बताया कि नासा को पहले हम नाका के नाम से भी जानते थे, ठीक। तो मैं यही कहूँगा कि आप जा करके वहाँ से नासा से रिलेटेड डिटेल्स जरूर पढ़ लेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 3 की तरफ। सेम्पर सुप्रा किसका आदर्श वाक्य है? उत्तर है संयुक्त राज्य अंतरिक्ष बल, ठीक है। ध्यान देंगे संयुक्त राज्य अंतरिक्ष बल। अब एक बात ध्यान देंगे, इसको इंग्लिश में अगर कहा जाए तो हम कहेंगे यूनाइटेड स्टेट्स स्पेस फोर्स। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पेंटागन में भी है, अर्लिंगटन में भी है, वर्जीनिया में भी है और यूएसए में, यानी ये 4 जगहों पे इनका हेडक्वार्टर है, ठीक है। अब एक बात ध्यान देंगे कि ये जो यूनाइटेड स्टेट स्पेस फोर्स है इसका मूल संगठन कौन है? तो इसका मूल संगठन है संयुक्त राज्य वायुसेना। क्या है? संयुक्त राज्य वायुसेना। और इसका कार्य क्या है? तो इसका कार्य है कि अंतरिक्ष युद्ध में अपनी भागीदारी निभाना, ठीक है। अब एक बात और भी ध्यान देंगे कि इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना यानी यूनाइटेड स्टेट स्पेस फोर्स की स्थापना 20 दिसंबर 2019 में की गई, ठीक है। और इसकी पेरेंट कंपनी कौन है? तो पेरेंट कंपनी अभी तो मैंने नाम बताया आपको कि हो जाएगा संयुक्त राज्य वायुसेना, ठीक है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 4 के तरफ। बांस, लकड़ी एवं अन्य पहली उपज के लिए एनटीपीएस किसने लागू किए?
उत्तर है पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने। ठीक है, अब यहाँ से एक प्रश्न बनाया जा सकता है कि केंद्रीय वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? उत्तर है प्रकाश जावड़ेकर। ठीक है, और एक चीज़ आप ध्यान दे लेंगे कि प्रकाश जावड़ेकर ने जिस जिस चीज़ों का इस समय ध्यान आकर्षित या फिर कोई भी चीज़ लॉन्च करा होगा तो उससे आप जरूर ध्यान देंगे। ठीक है, बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 5 की तरफ। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में किसे स्वास्थ्य सचिव नियुक्त किया गया? उत्तर है राजेश भूषण। ठीक है, यहाँ सचिव तो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन एक प्रश्न यहाँ पे आपको छोड़े जा रहा हूँ कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है। ठीक है, आप उम्मीद करते हैं कि जरूर कमेंट में बताएंगे क्योंकि उनका नाम बहुत पॉपुलर है। ठीक है, और एक बात और कि आप भी ऐसे ही अपने स्टैटिक के प्रश्न को लिंक करके पढ़िए, क्योंकि सब कुछ पढ़ने से रिजल्ट आए ऐसा पॉसिबिलिटीज नहीं है, बल्कि वो चीज़ जो एग्जाम डिमांड करता है उस स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ना जरूरी होगा। तो बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 6 की तरफ। ठीक है, किसने एमएसएमई के लिए रीस्टार्ट इंडिया पोर्टल लॉन्च किया? उत्तर है मुथूट फिनकॉर्प। अब एक बात ध्यान देंगे कि एमएसएमई की बात जब आई है तो पहले कुछ पॉइंट्स पे ध्यान देते हैं। ठीक है, सबसे पहले एमएसएमई का फुल फॉर्म क्या होगा? तो एमएसएमई का फुल फॉर्म होगा मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है, और यह किसके अधीन आता है, यानी कि यह किसके अंतर्गत काम करता है? तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अंग है। ठीक है, अब एक बात और भी ध्यान देंगे कि केंद्रीय, इसका हिंदी होगा केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग। ठीक, तो इसके मंत्री कौन है? तो इसके मंत्री हैं नितिन जयराम गडकरी। कौन है? नितिन जयराम गडकरी। ठीक है, इन्हीं को नितिन गडकरी भी बहुत लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। एक फैक्ट और भी ध्यान देते हैं कि यह पोर्टल देश भर में एमएसएमई क्षेत्र के व्यवसायों को फिर से शुरू करने के लिए लॉन्च किया गया, क्योंकि आपको पता है कि कोविड की वजह से जो भी छोटे छोटे जो सूक्ष्म या लघु या फिर मध्यम उद्योग थे, ठीक है, वो अचानक देश में लॉकडाउन होने की वजह से उनकी स्थिति बहुत कमजोर हो गई। ठीक, तो इसी वजह से ये पोर्टल देश भर में एमएसएमई के क्षेत्र में जितने भी व्यवसाय हैं उनको फिर से लॉन्च करने के लिए किया गया। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 7 की तरफ। वर्तमान में मध्य प्रदेश का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? उत्तर है आनंदीबेन पटेल। अब एक बात ध्यान देंगे कि कुछ ही दिन पहले जो वहाँ के राज्यपाल थे लालजी टंडन, जो कि बिहार के भी पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं, ठीक, तो उनका निधन हो गया। अब निधन के बाद अतिरिक्त प्रभार मिला था किसको? आनंदीबेन पटेल को। आनंदीबेन पटेल गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, इसके अलावा वर्तमान में जो आनंदीबेन पटेल हैं वो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं, और इन्हीं को अतिरिक्त प्रभार मिला हुआ था कहाँ का? मध्य प्रदेश का। लेकिन अब आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की भी राज्यपाल रहेंगी और साथ ही साथ मध्य प्रदेश की भी राज्यपाल बनी रहेंगी। अब एक प्रश्न यहाँ से देखिए पॉलिटी का क्या बनाया जा सकता है कि किस अनुच्छेद के तहत, ध्यान देंगे, किस अनुच्छेद के तहत एक से अधिक राज्य के राज्यपाल एक ही व्यक्ति नियुक्त किए जा सकते हैं। ठीक, क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति होती है और उसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो अनुच्छेद 160 के तहत एक ही व्यक्ति एक से अधिक राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, जबकि अनुच्छेद 155 क्या कहता है कि अनुच्छेद 155 के तहत, ठीक, प्रत्येक राज्य के राज्यपाल होंगे। ठीक, ऐसा कहा गया, लेकिन उसी में संशोधन किया गया। ठीक है, 7वीं अनुसूची के तहत और 7वां संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, और उसी के दौरान ये चीज जोड़ दिया गया कि एक ही व्यक्ति एक से अधिक राज्य का भी राज्यपाल हो सकता है। तो इतनी जानकारी आपको इस प्रश्न से मिलती है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 8 की तरफ। किस राज्य ने रोजगार बाजार पोर्टल लॉन्च किया? उत्तर है दिल्ली। ठीक है, यहाँ राज्य कहने से ज़्यादा बेहतर होता कि हम केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। ठीक, अब ध्यान देंगे कि दिल्ली आते ही आपके मन में एक बात जरूर है हिट करना चाहिए कि पुदुचेरी और दिल्ली दो ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर कि मुख्यमंत्री का शासन है। ठीक है, अदरवाइज आपको पता है कि केंद्र शासित प्रदेशों में शासन किसका होता है? लेफ्टिनेंट गवर्नर अर्थात उपराज्यपाल का। अब जब उपराज्यपाल की बात आई है तो दिल्ली के उपराज्यपाल वर्तमान में कौन है? अनिल बैजल। ठीक है, एक बात और भी यहाँ से ध्यान देंगे कि ये रोजगार बाजार
पोर्टल लॉन्च क्यों किया गया, ठीक है। तो रोजगार बाजार पोर्टल लॉन्च किया गया, जैसे दिल्ली में जो भी लोग नौकरी ढूंढने के लिए जाते हैं, ठीक है, या फिर जो भी वहाँ की कंपनियां हैं जो नौकरी देती हैं, उनके बीच की कनेक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए अर्थात एक पोर्टल लॉन्च किया गया जहां पर कि जिस कंपनी को व्यक्ति की ज़रूरत होगी वो उस पोर्टल पे डाल देगा, तथा जिसको रोजगार ढूंढना है वो भी अपना रिज्यूमे या फिर सीवी उस पर अपलोड कर देगा, ठीक है। और उस हिसाब से दोनों के बीच एक करीबी आएगा और एक मीडियम के थ्रू रोजगार ढूंढना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो इतनी जानकारी आपको इस प्रश्न से मिली। एक जानकारी और भी यहाँ पे ऐड कर देते हैं जो कि बहुत बार प्रश्न बना हुआ है। दिल्ली में ही है हमारा राष्ट्रपति भवन, और राष्ट्रपति भवन किस पहाड़ी पर स्थित है, तो रायसीना पहाड़ी पे, ठीक है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न, एक और भी फैक्ट्स यहाँ जोड़ते हैं। जब बात राष्ट्रपति की आई थी, ठीक, तो अभी हमारे वर्तमान में राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, और ये प्रश्न नहीं बना था, प्रश्न बना था कि रामनाथ कोविंद कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं, तो ये 14वें राष्ट्रपति हैं, ठीक है। अब यहीं पे प्राइम मिनिस्टर को देख लेते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर पावर में राष्ट्रपति से तो सर्वोच्च होता ही है, ठीक है। तो इसीलिए इनका एक रैंक बढ़ा देते हैं, कौन, ये 15वें रैंक पे हैं, यानी हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी 15वें प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। और आते हैं वाइस प्रेसिडेंट की बात करते हैं, तो वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो प्रेसिडेंट से लो रैंक होता है, ठीक, यानी उनका पावर कम होता है। ये मैं एक ट्रिक के तौर पे आपको बता रहा हूँ, ठीक। तो वो कौन से रैंक पे हैं, 13वें रैंक पे। तो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं वेंकैया नायडू, और वो हैं 13वें पे। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं 15वें रैंक के, और रामनाथ कोविंद हैं 14वें राष्ट्रपति, ठीक है। तो इस तरीके से इनका क्रम आप याद रखेंगे, वो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि पिछले एग्जामों में पूछा जा सकता है। एक बार पूछा गया था प्रश्न की प्रतिभा देवी सिंह पाटिल किस नंबर की राष्ट्रपति हैं, तो वो 12वीं थी, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 9 की तरफ। सिंगापुर में किस भारतीय मूल के नर्स को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, उत्तर है कला नारायण सामी, ठीक है। अब ध्यान देंगे यहाँ पे कि भारतीय मूल की नर्स कला नारायण सामी को सिंगापुर में कोविड-19 जो महामारी है उसी के दौरान फ्रंट लाइन पर सेवा देने के लिए नर्सों को दिए जाने वाले राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है। अब एक बात ध्यान देंगे कि एक प्रश्न यहाँ से बन सकता है क्या, कि यह वुडलैंड हेल्थ कैंपस में नर्सिंग उप निदेशक के पोस्ट पर कार्यरत हैं, ठीक है। तो एक प्रश्न अगर इनडायरेक्ट बनाना होगा तो ये आपसे बना सकता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 10 के तरफ। केंद्र सरकार ने कश्मीर में किस उत्पाद को जीआई टैग दिया, उत्तर है केसर। और यही सेम प्रश्न मैंने कल के डेली डोज संख्या 302 के प्रश्न संख्या 10 में ही आपको डिस्कस करा है, तो आप वहां से जाके इसे देख लेंगे, ठीक है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 11 के तरफ। किन खिलाड़ियों ने एशियाई खेल 2018 में जीते गए रजत पदक को स्वर्ण पदक में अपग्रेड किया, उत्तर है मोहम्मद अनस, एम.आर. पोअम्मा, हेमा दास और अरोकिया राजीव। अब हुआ क्या, ध्यान देंगे कि जो विजेता थे, ठीक है, अब विजेता कौन था ये जानना जरूरी हो गया, ठीक। तो जो विजेता थे वो बहरीन की टीम थी, ठीक है, और बहरीन की टीम को अयोग्य घोषित किया गया, और सेकंड रैंक पे कौन था, अपना देश भारत। तो जब बहरीन की टीम को अयोग्य घोषित किया गया तो अपग्रेड करके भारत को ये स्वर्ण पदक मिले। इससे पहले ये लोग रजत पदक जीते थे, ठीक है। हमें 3 तरह के पदक के बारे में पता होगा, स्वर्ण पदक, रजत पदक और कांस्य पदक, ठीक है। अब आइए इसको डिटेल में जानते हैं कि क्या कहानी थी। भारतीय 4x400 मिक्स रिले टीम के जकार्ता, ये जो हुआ था कहाँ हुआ था, जकार्ता में, जकार्ता एशियाई खेलों के रजत पदक को स्वर्ण पदक में बदल दिया गया। इस पदक को बहरीन की टीम को अयोग्य घोषित करने के बाद अपग्रेड किया गया, जो कि 4x400 मिक्स रिले फाइनल की विजेता थी। अब ध्यान देंगे कि बहरीन टीम की सदस्य केमी एडेकोया को एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट ने डोप परीक्षण में, ठीक, अयोग्य घोषित कर दिया। और इसी में अयोग्य घोषित होने के बाद अब ये डोप परीक्षण क्या होता है, ठीक है, तो जो टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं उसको फुलफिल नहीं, जैसे कि मान लीजिए आपने अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कोई दवाई ले ली, ठीक, तो इन सभी चीज़ों का अलाउड नहीं होता। और इसी परीक्षण में कौन, ये प्रश्न यहाँ से आप इनके नाम से बनाया जा सकता है, कौन है, तो वो हैं केमी एडेकोया। कौन है, केमी एडेकोया। उन्हीं को क्या किया गया, अयोग्य घोषित कर दिया गया, ठीक है। किसने अयोग्य घोषित किया,
एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट ने, ठीक है, आयोग घोषित करने के बाद 4 साल के लिए इन पे क्या किया गया, प्रतिबंध भी लगा दिया गया कि अगले 4 साल तक अब ये भाग नहीं ले सकती। और जो भी रजत जीते हुए थे उनको अपग्रेड कर दिया गया किस में, स्वर्ण पदक में, ठीक है। अब एक बात और भी आप ध्यान देंगे कि भारतीय धावक अनुरागवन बहरीन की केमी अडेकोया की अयोग्यता के बाद महिलाओं के 400 मीटर दौड़ में चौथे स्थान से कांस्य पदक पर पहुंच गई हैं, ठीक है। अब एक बात और भी ध्यान देंगे कि एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है, ये भी प्रश्न आपसे बनाया जा सकता है। उत्तर है एडिले जे सुमेरवाला। कौन, एडिले जे सुमेरवाला। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 12 की तरफ। सड़क सुधार हेतु किसने जम्मू कश्मीर में मैकाडिमाइजेशन प्रोग्राम शुरू किया? उत्तर है उपराज्यपाल। और उपराज्यपाल कौन है जम्मू कश्मीर के? गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है। और एक प्रश्न आपको अगर याद होगा तो हमने डिस्कस करा था कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरीज बन चुके हैं, तो लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है ये मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस करा है, आप वहां से जाके इस चीज को देखें, ठीक है। और लद्दाख से रिलेटेड और भी जो एक्स्ट्रा फैक्ट है वो भी आपको वहां से प्राप्त हो जाएंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या। अच्छा, एक बात बताएंगे इसमें कि इसमें गिरीश चंद्र मुर्मू ने किया क्या है, तो उन्होंने जम्मू कश्मीर में सड़क को सही करने के लिए यानी 11,000 किलोमीटर तक के सड़क की मरम्मत करने के लिए, या फिर जिसको टेंडर दिया गया था वो मरम्मत कराया या नहीं कराया इस चीज़ को देखने तथा नए जगहों पर सड़क निर्माण करने की प्रक्रिया को इसमें पूरा करने का काम करेंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 13 की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? उत्तर है 29 जुलाई। होता क्या है कि कोई भी दिन हम किसी के लिए या तो राष्ट्रीय स्तर पे या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे डेडिकेट करते हैं, किस लिए? ताकि उस विशेष दिन को उसके लिए उसको प्रमोशन दिया जा सके, उसको प्रमोट किया जा सके और उस क्षेत्र में लोगों की रुचि बढ़ाई जा सके, जिससे कि उस चीज़ का संरक्षण हो सके, ठीक है। और यही रीजन है कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस दिया गया ताकि वैश्विक स्तर पे बाघों के संरक्षण रख रखाव पर ध्यान केंद्रित कराया जा सके, ठीक है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 14 की तरफ। यूएन द्वारा लॉकडाउन के कारण दिल्ली में NO2 यानी नाइट्रस डाइऑक्साइड, ठीक है, स्तर में कितनी गिरावट दर्ज हुई है? उत्तर है 70%। अब देखिए एक वर्ड आता है NO2 और एक आता है N2O। तो N2O को कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। और वो क्या होता है, उसकी नाइट्रस ऑक्साइड जो है, ठीक है, वो लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यानी कि लाफिंग गैस अगर पूछे तो फॉर्मूला होगा N2O, जबकि ये है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब एक बात यहां से और भी ध्यान देंगे, जैसे ही नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की बात आई है तो अम्लीय वर्षा का एक प्रश्न बनता है और पूछता है कि अम्लीय वर्षा में मुख्य घटक क्या होते हैं? तो अम्लीय वर्षा में मुख्य घटक होते हैं सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो SO2 और NO2 उसका उत्तर होगा, तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब एक बात और भी ध्यान देंगे कि अगर दिल्ली से संबंधित बात करा है, ठीक, तो आपको जो भी दिल्ली के बारे में फैक्ट्स पता हो, छोटे बड़े जो भी फैक्ट्स आपको आते हो, उस छोटे बड़े फैक्ट्स को जहां वो नाम मिलता है ठीक वहीं पे एज इट इज रिलेट कर दीजिए। जैसे आप अमूल का दूध खरीदने जाते हैं तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि अमूल का हेडक्वार्टर कहाँ है, ठीक है, तो अडान गुजरात में है। ये बात आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए। अगर इस तरीके से आप रिलेट करने लगे तो आपको किसी भी चीज़ को याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 15 की तरफ। किस देश से भारत ने $400 मिलियन मुद्रा आदान प्रदान हेतु हस्ताक्षर हुआ है? उत्तर है श्रीलंका, ठीक है। अब जैसे ही ये बात आई तो ध्यान देंगे कि श्रीलंका और भारत के एकदम निचले छोर पे दाहिने किनारे आपको श्रीलंका एक छोटा सा देश मिलेगा, ठीक है। तो भारत और श्रीलंका के बीच में एक खाड़ी है, उसका नाम आप सभी को पता होगा, मन्नार की खाड़ी, ठीक है। और एक स्ट्रेट है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है पाक स्ट्रेट। तो इन दो टर्म्स को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 16 की तरफ। इंटरनेट स्पीड रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है? उत्तर है 129वां, ठीक है। यहां पर दो तरीके का प्रश्न बनेगा। पहला कि कुल कितने देशों में भारत का 129वां स्थान है, तो
तो कुल 187 देशों का सर्वे हुआ, ठीक है, जिसमें भारत का स्थान है 129वां। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा कंफ्यूज होने से बचा रहा हूँ कि एक रैंकिंग है, इसी तरह की सेम रैंकिंग है इंटरनेट से ही संबंधित, उसमें 178 देशों में भारत का स्थान है 75वां यानी 75, ठीक। तो इन दोनों को मैं इन डिटेल आपको बता रहा हूं। ध्यान देंगे आप कि कुल 187 देशों में 129वां स्थान मोबाइल एंड फिक्स्ड ब्रॉडबैंड इंटरनेट स्पीड में है, ठीक है। आप इसे नोट कर लेंगे, किस में है, 129वां स्थान मोबाइल एंड फिक्स्ड ब्रॉडबैंड इंटरनेट स्पीड में, जबकि फिक्स्ड ब्रॉडबैंड स्पीड टेस्ट में भारत का स्थान 75वां है, कितने में, 178 देशों में, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 17 की तरफ। किसे पछाड़कर रिलायंस इंडस्ट्रीज एनर्जी कंपनी के मामले में विश्व की दूसरी कंपनी बन गई है? उत्तर है एक्सॉन, EXXON। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 18 की तरफ। मौसम जानकारी हेतु कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? उत्तर है मौसम, ठीक है। अब ध्यान देंगे कि इसको लॉन्च किसने करा है। हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं, कौन, डॉक्टर हर्षवर्धन। और किसी भी मंत्री का नाम याद करने से पहले उसके मंत्रालय का नाम आप जरूर लगाएं, ठीक है। तो डॉक्टर हर्षवर्धन ने मौसम के पूर्वानुमान के लिए मौसम ऐप लॉन्च करी है। अब होगा क्या, ध्यान देंगे कि यह ऐप पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के 14वें स्थापना दिवस पे लॉन्च की गई है। और अब देखिए एक प्रश्न यहां से और भी बनेगा कि पृथ्वी विज्ञान दिवस कब है, ठीक है, तो वो है 28 जुलाई को। अब एक बात ध्यान देंगे कि यह जो ऐप है वो 3 तरह का आपको कलर इंडिकेट करेगा, जैसे रेड कलर, येलो कलर और ऑरेंज कलर, ठीक है, यानी कि लाल, पीला और नारंगी। एक बात और भी ध्यान देंगे कि ये किसी भी तरह के मौसम की खतरनाक घटने से 5 दिन पहले आपको सूचित करेगा, ठीक है। और एक बात और भी ध्यान देंगे कि ये कहाँ पर फ्रेम किया गया था, तो एक बात ध्यान देंगे, डॉक्टर हर्षवर्धन ने नॉलेज रिसर्च सेंटर नेटवर्क को भी लॉन्च करा है हाल ही में, ठीक है। और ये किसके अंतर्गत आता है, तो ये आता है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत, ठीक है। तो आज का ये एक्सप्लेनेशन आपके सामने था, ठीक है। पिछले रोज हमने एक प्रश्न पूछा था, भारत में शिशु मृत्यु दर, वो हमने आपसे पूछा था 2020 का, क्योंकि जो करंट रहता है वही बात की जाती है, ठीक। गलती से नीचे में यहाँ 2017 का मैंने लिख दिया है, ठीक है, लेकिन 2020 का 29.8%, ठीक है। और आज का प्रश्न आपके लिए, काली मिट्टी में किस तत्व की सर्वाधिक मात्रा होती है? अब एक बात ध्यान देंगे कि जिसको काली मिट्टी बनने की प्रक्रिया से लेकर जितना कुछ पता होगा वो सब कुछ आप हमें लिख सकते हैं, ठीक है, जिससे कि आपका भी एक बार रिवीजन हो जाएगा और अन्य लोग जो कमेंट करते हैं उनको भी कुछ नई चीज़ें पता हो जाएगी। और अगर आपको नहीं पता है तो आप गूगल करें, जाए ढूंढें और इसके बाद भी उस चीज़ को एक बार जरूर लिखें, जिससे कि आपको वो चीज़ याद हो जाएगा, ठीक है। फिर मिलेंगे अगली डेली डोज संख्या में हर रोज सुबह 5 बजे, ठीक है। आज का डेली डोज थोड़ा सा लेट हो गया, फिर मिलते हैं, जय हिंद।